करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम यहाँ पर भारत और चीन के मुद्दे को लेकर एक और पहलू को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा कि भारत और चीन के मध्य एक सीमा विवाद की स्थिति देखने को मिली है और इस बीच एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि भारत क्यों यहाँ पर चीन के साथ अपने व्यापार को बंद नहीं कर देता है। तो आज यहाँ पे समझेंगे एक इसी मुद्दे को लेकर कि भारत की चीन पर व्यापारिक निर्भरता किस स्तर की है, व्यापार जो है वो किस हद तक यहाँ पे प्रभावित हो सकता है, भारत यहाँ पर क्यों बंद नहीं कर रहा है और अगर बंद करता है तो उसके लिए उसे क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है भारत और चीन के मध्य व्यापार की स्थिति को लेकर के। देखिए यहाँ पर जैसा कि चर्चा में हमने देखा ही है, कल के टॉपिक में भी डिस्कस कर लिया है कि तवांग जो संघर्ष या झड़प की एक स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिली है, उससे व्यापार संबंधों को खत्म करने को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर बातचीत उठी है। संसद के द्वारा भी, सांसदों के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी ये प्रतिक्रिया लगातार आती रही है। लेकिन इन मांगों के विपरीत चीन से भारत के आयात में वर्ष 2020 के बाद गलवान घाटी के संघर्ष के बाद फिर से यहाँ पर तेजी से वृद्धि देखी गई है। अब यहाँ पर देखिए भारत और चीन के मध्य व्यापार की स्थिति को थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ देते हैं। एक यहाँ पर इनके आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो आपको काफी सारी यहाँ पर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए सबसे बड़े भागीदारों में अमेरिका के बाद चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। ठीक है, तो चीन देखिए व्यापारिक स्तर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2021-22 में भारत और चीन के मध्य जो द्विपक्षीय यहाँ पर व्यापार हुआ है उसमें देखा जाए तो 1035 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार, 11.2%, जो भारत अमेरिका व्यापार का 11.54% है। देखा जाए तो भारत के कुल व्यापार का 11.2% यहाँ पर भारत चीन का व्यापार है जो दूसरे नंबर पे है। और टोटल यहाँ पे पूंजी देखें तो 1035 बिलियन डॉलर की है। और भारत और अमेरिका से ये बहुत पीछे नहीं है, सिर्फ 11.54% है भारत और अमेरिका का। और चाइना के साथ देखें तो 11.2% तक है। लगभग 2 दशक पहले एक व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन 10वें स्थान पर था, लेकिन 2002-3 से यह शीर्ष भागीदारों में से एक बना है। अर्थात एक दशक में क्या 2 दशक में अगर हम देखें तो यह वृद्धि आपको देखने को मिली है। 2011-12, 13-14 और 17-18, 20-21 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार भी चीन रहा है। तो कई बार ये सबसे ज्यादा भी यहाँ पर रहा है, अमेरिका को भी इसने पीछे छोड़ा है। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी एक पॉइंट इसमें देख लेते हैं। अमेरिका और चीन के अलावा वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के जो शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार हैं वो भी यहाँ पर देख लीजिए। दो तो हमने यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है, अमेरिका और चाइना है। इसके अतिरिक्त 8 अन्य जो देश हैं वो कौन से हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 8 अन्य देश हैं जो शीर्ष 10 आपके व्यापारिक भागीदार हैं, वो इन कंट्रीज के साथ है हमारे व्यापार। अब आते हैं वापस यहाँ पे मुद्दे पर कि अमेरिका और चीन के साथ भारत के व्यापार में प्रमुख अंतर की स्थितियां आपको क्या क्या दिखाई देती हैं। देखिए अमेरिका और चीन के साथ भारत के व्यापार में जो प्रमुख अंतर है 2021-22 में देखा जाए तो भारत का अमेरिका के साथ व्यापार जो है वो अधिशेष की स्थिति में है, जो 32.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। लेकिन हम जब चीन के साथ यही व्यापार को देखते हैं तो भारत यहां पर 73.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है उसको नुकसान हुआ है। तो अमेरिका के साथ हमें जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें हम फायदे में हैं, ठीक है। लेकिन चाइना के साथ जब हम व्यापार कर रहे हैं तो वहां हमारा घाटा है, बहुत ज्यादा घाटा है। आप देख सकते हैं 73.31 बिलियन डॉलर का यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है, जबकि फायदा हमें व्यापार अमेरिका के साथ करने पर 32 पॉइंट यहाँ पर 85 बिलियन डॉलर का है। दूसरी तरफ आप देखें चीन के साथ भारत का आयात 2001-2 में से 2020-21 के दौरान अगर हम देखें तो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 94.547 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और इसी अवधि में भारत के द्वारा चीन को लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर केवल 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया। तो हम निर्यात कितना करते हैं यहां पर देखा जाए तो 21 बिलियन का, 21 बिलियन डॉलर का हम चीन को निर्यात करते हैं। और उसके आयात देखिए तो 94.57 बिलियन डॉलर का हम आयात करते हैं। और इसी कारण से देखिए तो हमारा जो घाटा है यहाँ पर आप 73.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। जब घाटा इतने बड़े स्तर का है तो ये भी जान लेना यहाँ पे जरूरी है कि घाटा क्यों है। तो हम देखें कि क्या मंगाते हैं, प्रमुख आयातक चीजें क्या हैं जो भारत यहाँ पर आपको आयात करता है। तो इसमें देखिए विद्युत मशीनरी उपकरण, उसके पुर्जे, टेलीविजन छवि यानी टेलीविजन की जो स्क्रीन आती हैं, और यहाँ पे ध्वनि रिकॉर्डर, नाभिकीय रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, उनके पुर्जे, जैविक रसायन, प्लास्टिक और इससे बनी वस्तुएं, उर्वरक। ये यहां पर देखे जाए तो आपको
प्रमुख रूप से हम यहाँ पर आयात करते हैं। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो प्रमुख निर्यात के संदर्भ में 2021-22 में चीन को भारत का निर्यात उसके कुल शिपमेंट का 5% था, जिसमें शीर्ष निर्यात वस्तुओं में थे हम ग्लैग अयस्क, स्लैग, राख, कार्बनिक रसायन, खनिज ईंधन, तेल, उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ, खनिज मोम, लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, इसमें बनी वस्तुएं, एकल वस्तुओं में लाइट, नेफ्थलीन। भारत का सबसे मूल्यांकन देखा जाए तो भारत ज्यादातर यहाँ पर कच्चे माल यहाँ पर आपको सेल करता है और भारत यहाँ पर बनी बनाई वस्तुओं को खरीदता है, और इसके कारण यहाँ पर भारत को ज्यादा यहाँ पर चीजें आयात करनी पड़ रही हैं, और आयात करने के साथ साथ यहाँ बनी बनाई चीजों के उत्पादन के रेट भी आपको ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर आइए समझते हैं कि चीन पर भारी आयात निर्भरता का अर्थ क्या होगा। देखिए, सरकार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, यहाँ पे राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां तब और गहरी हो जाएंगी जब एक दुश्मन या अमित्र देश से उत्पादों और सेवाओं को आयात पर निर्भर करना पड़े, क्योंकि आप अपना ही पैसा वहां पर उनको दे रहे हैं और उसी पैसे को यहाँ पर देखा जाए तो आप के विरुद्ध ही यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप उनसे खरीद रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, वही पैसे के वो हथियार इत्यादि बना रहे हैं, और उसी हथियारों के इत्यादि के माध्यम से वो आपको ही यहाँ पर कह सकते हैं कि परेशान कर रहे हैं, झड़प कर रहे हैं और आपको धमकी दे रहे हैं। भारत अपने फार्मास्यूटिकल उद्देश्य में उपयोग होने वाले अधिकांश सक्रिय दवा सामग्री का आयात यहां पर देखा जाए तो चीन से करता है, और चीन की जो लागत है भारतीय बाजार की तुलना में यहां पर बहुत कम है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाए कि कोविड-19 महामारी के दौरान तब यहां पर यात्रा प्रतिबंधों के कारण भी भारत में चीनी एपीआई के निर्यात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अगर आप यहां पर देखें तो भारत को अपने एपीआई, अपने निर्यात में यहां पर कटौती करनी पड़ी थी। तो भारत का जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल उद्योग जो कि भारत का बहुत ही विकसित है, उसमें भी अगर हम देखे जाए तो ये चीन पर निर्भर करते हैं उसके कच्चे माल के लिए, और चीन ने यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पे उसमें प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग यहाँ पर बड़े स्तर पर प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त अगर और भी कुछ पहलुओं को यहाँ पर देख लेना जरूरी है। भारत में जो उत्पादित कोयला है वो भी यहाँ पर देख लें। ऊर्जा का ये लगभग 24% उन संयंत्रों से है जो चीन से आयातित महत्वपूर्ण उपकरणों का प्रयोग करते हैं, और इसलिए रणनीतिक जो निर्भरता यहाँ पर देखा जाए तो वो निश्चित रूप से चाइना के ऊपर है कि हमारे 24% जो संयंत्र हैं कोयले के, जो पुर्जे इत्यादि हम वहां पर प्रयोग कर रहे हैं, जो संयंत्र हम वहां पर यूज कर रहे हैं, वो उपकरण भी आपको चाइना से आ रहा है। तो अगर वहां पे उपकरण ना आए तो हमारे 24% कोयला उत्पादक क्षेत्र बंद हो सकते हैं, या खराब हो गए तो वहां पर उपकरण कहां से लाएंगे, वो महंगे हो सकते हैं, या हमारे कोयला संयंत्र अगर बंद हो गए तो ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी, और वो भी हमें लिए एक नुकसानदेह स्थिति है। चीन से इस तरह से आयात को सीमित करने, यहां तक कि प्रतिबंध कम करने की भी मांग की जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ होगा कि निजी भारतीय विद्युत कंपनियों को उच्च लागत का फिर सामना करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, चीन पर अतिनिर्भरता का मुकाबला करने हेतु भारत के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। जैसे कि आपने बीच में देखा कि काफी सारे यहाँ पे चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया गया था, उन पर बैन लगा दिया गया। उसके बाद भारत द्वारा कई क्षेत्रों में चीनी निवेश की जांच में सख्ती की गई, और सरकार के द्वारा चीनी कंपनियों को 5G परीक्षण से भी बाहर कर दिया गया। इसी तरीके से एपीआई के लिए आयात निर्भरता में कटौती, बल्क ड्रग पार्क और पीएलआई योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत भारत में इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू फर्मों के लिए अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश, चीन पर एफडीआई में प्रतिबंध लगाया गया कि चीन को यहां पर एफडीआई के थ्रू भारत में निवेश नहीं कर सकेंगे। चीनी बिजली उपकरणों के आयात पर वास्तविक यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आपको या तो भारतीय मार्केट से या कहीं और से खरीदेंगे, चीन से आप नहीं खरीदेंगे। स्थानीय विनिर्माताओं के हित में एल्यूमिनियम के कुछ रसायनों पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क भी लगा दिया गया है, ताकि वहां पर आप इस तरह की जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं और उसको यहाँ पर यूज कहते हैं भारत में ज्यादा आप आयात करते हैं, तो उन पर यहाँ पे 5 साल के लिए प्रतिबंध, एक तरीके से शुल्क ज्यादा लगा दिया गया है ताकि लोग कम खरीदें। भारत को वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाने और आयात बिलों में कटौती के लिए 12 क्षेत्रों की यहाँ पर पहचान की गई है, जिसमें से अगर हम देखें तो खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कृषि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी, फर्नीचर, चमड़ा और जूते, ऑटो के पुर्जे, कपड़ा, कवरऑल, मास्क, सैनिटाइजर और वेंटिलेटर, ये सारी की सारी चीजें भारत में बनाए जाने को लेकर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। आगे के हम क्या और यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे बड़ी पहलू यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादों के आयात पर अपनी सामरिक निर्भरता को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकता है। हालांकि चीन की भूमिका को व्यापार क्षेत्र में कम करके भारत इस क्षेत्र में निर्भरता में विविधता जरूर ला सकता है कि वो चीन के बजाय किसी अन्य देशों के साथ वही सारी चीजें खरीदना शुरू कर दे, जिससे चीन पर हमारी जो निर्भरता है वो जरूर कम हो जाएगी। भारत व्यापार क्षेत्र में निर्भरता में विविधता लाए। अमेरिका, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान के साथ आप आयात निर्यात यहाँ पर कर सकते हैं।
इस तरह से भारत की जो निर्भरता है वो किसी एक देश पर यहाँ पर नहीं रह जाएगी। आत्मनिर्भरता को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए विवेकपूर्ण तरीके से। भारत एक शुद्ध आयातक है और इसे प्रौद्योगिकी और पूंजी में बड़ी स्तर पर निवेश करके भारत को यहाँ पर एक आयातक से बजाय एक निर्यातक देश के रूप में यहाँ पे परिवर्तित करना होगा। और आत्मनिर्भर जो भारत योजना है उसमें कई सारे पहलुओं को, योजनाओं को, क्षेत्रों को इसमें शामिल करना होगा, लोगों को प्रोत्साहन देना होगा और अन्य देशों के यहाँ पर निवेशिक स्थितियों को यहाँ लाना होगा। तभी हम यहाँ पर चीन के साथ जो व्यापार को लेकर आप कहते हैं कि इसे बंद कर दिया जाए और उसे हम वास्तविक तौर पर देखें तो यह संभव अभी फिलहाल नहीं है। इसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से कार्य कर सकते हैं और हाँ, कार्य करने के लिए जो अभी प्रक्रियाएं की जा रही हैं वो आगे कंटिन्यू रहें और उसके साथ साथ और भी प्रयास यहाँ पर किए जाने चाहिए। तो आज के इतना ही। आई होप आप यहाँ पे टॉपिक को बेहतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।